बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जैसे ही सूट सिलाई किया तो फौरन उसे इस्त्री करके उसे तह लगा कर रख दिया। कस्टमर को आज ये सूट लाजमी देना था क्योंकि पहले ही एक दिन लेट हो चुका था और वो कल से मेरी जान खा रहा था। मैंने अपने दुखते हुए कंधों को दोनों हाथों से दबाया और सर को पीछे गिराकर कुछ देर खुद को रिलैक्स किया। अब मैं कदरे सुकून में था। कस्टमर का सूट पैक करके रखा और अब मुझे दूसरा सूट सिलाई करना था और उससे शुरू करना था। लेकिन मैं 10 मिनट का वक्फा देकर फिर उसकी कटिंग करने बैठता। इतनी देर के लिए मैं आराम करना चाहता था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो सामने 4-5 लड़कियां खड़ी थी। मैं एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया और तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ गया। मुझे काउंटर की तरफ आता देखकर वो भी वहीं पर चली आई और कहने लगी, हम ये कपड़े सिलाई करने के लिए देने आए हैं। हमने सुना है कि आपके हाथ में बहुत सफाई है और आप अपना काम बहुत महारत और नफासत से करते हैं, इसलिए हम अपना एक एक सूट आपको सीने के लिए देने आए हैं। क्या आप ये कपड़े जल्द सिलाई कर देंगे? उन लड़कियों में से एक ने बड़ी शाइस्तगी से मुझसे कहा। तो मैंने फौरन हामी भर ली और कहा कि बिल्कुल, आपको कब ये कपड़े चाहिए हैं? उन्होंने एक हफ्ते बाद का दिन बताया। तो मैंने हामी भर ली और कहा ठीक है, आपको मतलूबा दिन आपके कपड़े मिल जाएंगे। कोई खास डिजाइन या कुछ और बताना है तो वो बता दें। लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप अपनी मर्जी के डिजाइन इसके ऊपर कर दें और डिजाइन अच्छा हुआ तो हम दोबारा भी आपके पास काम करवाने के लिए आएंगे। मैंने उनका जहन समझ लिया था। वो अभी सिर्फ मुझे आजमाने के लिए ही ये कपड़े देने के लिए आई थी, इसलिए मैंने हामी भर ली और उन्हें कहा कि वो मतलूबा दिन आकर अपने कपड़े ले जाएं। वो 5 लड़कियां वहां से चली गईं। उनमें एक अजीब असरार और जादू महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था वो लड़कियां तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका असर अभी भी वहीं पर मौजूद है और काफी देर तक मेरी बैठक उनकी खुशबू से महकती रही। मेरा नाम अबरार है और मैं एक 25 साल का जवान लड़का हूं। मैं जब पैदा हुआ तो मैंने एक अजीब घर में आंख खोली। अब्बा एक मिल में मजदूरी करते थे, जबकि अम्मा घर पे रह के लोगों के कपड़े सिलाई करके उन्हें देती थी और इससे उन्हें 4 पैसे मिल जाया करते थे, जिससे घर की काफी जरूरतें पूरी हो जाती। मैं भी जब छोटा था तो अम्मा को यूं सिलाई करते देखता तो बड़ी दिलचस्पी से उन्हें देखता रहता। मुझे रंग बिरंगे धागे और नरम मुलायम कपड़े बहुत अच्छे लगते और उस पर जब अम्मा नित नए डिजाइन बनाती तो उन कपड़ों को जैसे 4 चांद लग जाते। मैं दिलचस्पी से उन्हें देखता रहता। अम्मा जब मेरी तवज्जो महसूस करती तो हंसकर पूछती, क्या बात है अबरार बेटा, तू इतने गौर से क्या देख रहा है? तो मैं अम्मा से कहता, अम्मा तूने इन कपड़ों के ऊपर कितने खूबसूरत डिजाइन बनाए हैं। तूने तो इन कपड़ों में जैसे जान डाल दी है। इतने खूबसूरत और इतने अच्छे डिजाइन कैसे बना लेती हो? मैं मासूमियत से पूछता तो अम्मा हंस देती थी और मेरी बात के जवाब में वो यही कहती, बेटा ये सब तो मैंने सीखा है और अब जबकि मुझे इस काम की जरूरत है तो मैं इसीलिए इसे इतनी महारत और नफासत से करती हूँ ताकि मेरे कस्टमर मेरे तक ही आए और मेरा काम अच्छा देखकर किसी और जगह ना जा सके। यही वजह है कि मैं हर सूट को इतनी ही तवज्जो और मेहनत से सिलाई करती हूँ। अम्मा ने तफसील से जवाब दिया तो मैं सोच में पड़ गया कि वाकई ये तो बड़े काम की चीज है और इस तरह शौक ही शौक में पैसे भी मिल जाते हैं। मैंने भी शौक में अम्मा से कहना शुरू कर दिया कि मैं भी बड़े होकर कपड़े सिलाई करूंगा। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अम्मा ने यह सुनकर मेरे लबों पर हाथ रख दिया और कहने लगी, अल्लाह ना करे मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा और बड़ी सरकारी नौकरी करेगा। अम्मा के ख्वाब कुछ और थे। यही वजह थी कि अम्मा ने अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। अम्मा मेरी किताबें, कापियां, मेरे यूनिफॉर्म और यहाँ तक कि मेरी पेंसिल, शार्पनर, टिफिन हर चीज का ख्याल रखती। इस मामले में अम्मा बहुत वहमी थी, लेकिन मुझे पढ़ाई का कोई इतना शौक नहीं था और ये बात मैं अम्मा से नहीं कह सकता था क्योंकि जितने शौक और मोहब्बत से वो मुझे स्कूल भेजती थी, मैं अपने आप में शर्मिंदा हो जाता कि अगर अम्मा से कहूंगा तो उन्हें दुख पहुंचेगा। लेकिन मैं स्कूल जाने पर खुश नहीं था। वहां जाकर भी मैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, बल्कि या तो डेस्क पर सर रखकर बैठा रहता या फिर बच्चों को देखकर शरारतें करता रहता। सरकारी स्कूल था इसलिए गुजारा चल गया, लेकिन अम्मा अपने तौर पर इस बात में बहुत खुश थी कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं। मेरे बाद मेरी 2 छोटी बहनें भी थीं जो यके बाद दीगरे मुझसे 2 साल और 4 साल छोटी थी। अम्मा उन्हें भी मेरे साथ स्कूल भेजने लगी। मैं अब 8वीं में था, जबकि उनमें से एक 5वीं क्लास में और दूसरी बहन तीसरी क्लास में थी। वो घर से तो मेरे साथ ही जाती और फिर आगे जाकर वो लड़कियों के स्कूल में चली जाती और मैं लड़कों के स्कूल में चला जाता। ताहम
अब अम्मा को पता चल गया कि मैं पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता और मैं अम्मा की तरह ही कपड़े सिलाई करना चाहता हूँ। यही वजह थी अम्मा अक्सर मुझे समझाने बैठ जाती और अब्बा की मिसाल देती कि देख तेरे अब्बा ने पढ़ाई नहीं की और आज मिलों में धक्के खाकर मजदूरी कर रहा है। अगर तू भी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करेगा तो फिर तेरे साथ भी यही सब कुछ होगा जो तेरे अब्बा के साथ हो रहा है। इसलिए मेरी मान और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और बाकी कामों के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। मैं वक्ती तौर पर अम्मा की बात सुनकर सर हिला देता, लेकिन दिल ही दिल में मैं आज भी उन रंगों के खेल और नरम मुलायम कपड़ों में उलझा हुआ था। मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद मैं फारिग था। अम्मा ने मुझे कहा भी कि तू कोई कंप्यूटर का कोर्स कर ले, शहर जाके किसी कोर्स में दाखिला ले ले, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैंने अम्मा से कहा कि मैं सिलाई सीखना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे। अम्मा ने पहले पहल मेरी बात नहीं मानी और फिर बहुत गुस्सा किया, लेकिन जब मेरी जिद देखी तो अम्मा मजबूर हो गई और फिर बादल ना ख्वास्ता अम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं गांव में ही एक दर्जी के पास बैठ गया। उसने मुझे शुरू शुरू में सिर्फ 3 बटन टांकना सिखाया। 2 महीने इसी में गुजर गए। मैं अब तंग आ रहा था। मैंने अम्मा को यह नहीं बताया कि वो मुझे काम नहीं सिखा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अम्मा से कहूँगा तो अम्मा मुझे यही बोलेगी कि तुम काम सीखना छोड़ दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। लिहाजा मैं चुपचाप उसकी दुकान पर चला जाता, लेकिन अब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। और एक दिन इसी तरह मैंने बहाने से अम्मा से ये बात कह दी, अम्मा वो उस्ताद तो जिस तरह सिखाता है मुझे कुछ समझ नहीं आती। तुम जैसे काम करती हो मैं देख कर ही सीख जाता हूँ, तो मुझे काम सिखा दो ना। मैंने जैसे मिन्नत करने वाले अंदाज में अम्मा से कहा। अम्मा ने चंद लम्हे सोचा और फिर कहने लगी, ठीक है, मैं तुझे सिखा दूंगी, तू कल से मेरे पास बैठ जाया कर। अम्मा ने हामी क्या भरी, मैं तो खुश हो गया और अगले दिन अम्मा के पास काम सीखने के लिए बैठ गया। अम्मा जिस तरह काम करती मुझे वो तरीका पसंद था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अम्मा की तरह काम करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द मेरी सिलाई इतनी अच्छी हो गई कि अम्मा जैसा माहिर मेरी सिलाई देखकर तारीफ कर रहा था। अम्मा ने बेसाख्ता मुझे बहुत सराहा और कहने लगी, मुझे इल्म है कि तुम बहुत मेहनत करके बहुत आगे जाओगे। ये तुम्हारे हाथ का हुनर है और तुम्हारा शौक है, इसीलिए तुम बहुत कामयाब होगे। अम्मा ने मुझे कहा तो मैं खुश हो गया और फिर पहले पहल तो मैं अम्मा की मदद के ख्याल से अम्मा के साथ ही काम करता रहा। तकरीबन 3 महीनों की मुसलसल मेहनत के बाद जब मैं इस काबिल हो गया कि मैं अपना अलग से काम कर सकूं, तो मैंने अपना घर की छोटी सी बैठक को साफ किया और वहां पर एक तरफ मशीन रख दी और दूसरी तरफ एक छोटा सा मेज रखकर काउंटर बना दिया। एक कोने में इस्त्री लगा दी और एक साइड पर छोटी सी अलमारी रखकर उसमें नलकियां, बटन, सुइयां वगैरह इस तरह की चीजें रख ली। ये मेरी छोटी सी काम की जगह बन गई। मैं बहुत खुश था। अम्मा ने भी जब बैठक को इस अंदाज में देखा तो वो भी बहुत खुश हुई। अब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर काम का आगाज कर दिया था। मेरे पास लेडीज और जेंट्स दोनों कपड़े सिलाई होने के लिए आते। अम्मा मेरे काम के सिलसिले में मेरी मदद करती, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे काम की धूम मच रही थी। मेरी नफासत और महारत को लोग पसंद करते थे। अम्मा के साथ साथ मेरी दोनों छोटी बहनें भी मेरा साथ देती। मैं कपड़े सिलाई करता तो वो बटन टांग कर इस्त्री करके पैक कर देती। यूं हम अब काफी मसरूफ रहने लगे थे। मैं दिन में तकरीबन 3 से 4 सूट आराम से सिलाई कर लेता, क्योंकि मुझे अपने हालात बदलने थे, अपने घर को तरक्की और खुशहाली देनी थी। यही वजह थी मैंने सिलाई की कीमत मुनासिब रखते हुए अपने कस्टमर बनाए थे और अब बहुत सारे मुस्तकिल कस्टमर बन चुके थे जो मेरे अलावा किसी और का काम पसंद ही नहीं करते थे। उन्हीं दिनों में जब मेरा काम काफी मशहूर हुआ तो एक दिन मेरी दुकान पर 5 लड़कियां अपने कपड़े सिलाई करने के लिए आईं। इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़कियां मैंने पहले कभी नहीं देखी। इनमें एक अजीब सा वक्कार था, एक कशिश थी जो दूर से ही महसूस होती थी। वो सब की सब तकरीबन एक ही उम्र की थी और बेहद खूबसूरत थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी दुकान पर इतनी अमीर और खूबसूरत लड़कियां आएंगी। लेकिन ना सिर्फ वो वहां पर आई, बल्कि उन्होंने अपने कपड़े भी सिलाई होने के लिए दिए। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार जब इनके कपड़े सिल कर जाएंगे तो फिर वो कहीं और नहीं जाएंगे, हमेशा मुझे ही कपड़े सिलाई के लिए दिया करेंगी। उनके जाने के बाद मैं उनके बारे में सोच ही रहा था। वो सब एक से बढ़कर एक थी और उनमें से एक अजीब सी खुशबू उठ रही थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं कितनी ही देर ख्यालों में उन्हें सोचता रहा और बाद में मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ।
वो मेरी कस्टमर है। मैं उनके बारे में कैसे इस तरह सोच सकता हूँ? खुद को लताड़ते हुए मैंने उनके लाए हुए कपड़े खोले और कटिंग करके डिजाइन करने लगा। मेरा इरादा था कि मैं उनके लिबास अच्छे से तैयार करके उन्हें मुस्तकिल कस्टमर बनाऊंगा, और यही हुआ। मैंने एक हफ्ते की मेहनत से जब उनके लिबास तैयार किए तो मेरी अम्मी और बहनें देखकर हैरान रह गईं। अम्मा का कहना था कि इससे शानदार लिबास मैंने आज तक नहीं देखा है। तुमने जितनी मेहनत और महारत से इनको तैयार किया है वो साफ नजर आ रहा है। ऐसा लिबास तो आज तक मैं भी तैयार नहीं कर सकी। अम्मा ने इतनी तारीफ की कि मैं खामखाही शर्मिंदा हो गया। लेकिन जब वही तारीफ मुझे उन लड़कियों के मुंह से सुनने को मिली तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई मैंने कोई शाहकार ही तैयार किया है। वो लड़कियां इतनी खुश हुई कि जितनी उजरत बनती थी वो मुझे उससे ज्यादा पैसे देकर गईं, जबकि मैंने उन्हें मना भी किया था। लेकिन उनका कहना था कि ये तुम्हारी मेहनत का सिला है, तुमने इतनी मेहनत से इन्हें तैयार किया है तो हम तुम्हारा हक नहीं रख सकते। इनमें से एक लड़की जो सबसे खूबसूरत थी और जिसके लंबे लंबे स्याह बाल उसकी चादर में से भी झांक रहे थे, उसकी सुनहरी आंखें चमक देती थी। वो थोड़ा आगे बढ़ी और जबरदस्ती मेरे हाथ पर पैसे रख दिए और कहने लगी कि ये आपके लिए है, इसलिए अब इनकार मत करना। न जाने उसके लहजे और अंदाज में ऐसा क्या था कि मैं आगे से कुछ बोल ही ना पाया और चुपचाप उन पैसों को रख लिया। ताहम वो सब जब चली गई तो वो सुनहरी आंखों और स्याह बालों वाली लड़की मेरी निगाहों के सामने घूमती रही। मुझे बार बार उसका ख्याल आता रहा और उसे सोचना मुझे अच्छा लग रहा था। रात भी जब मैं बिस्तर पर लेटा तो उसी के बारे में सोचता। न जाने कब नींद की वादियों में उतर गया। मुझे कुछ खबर ही ना हुई। चूंकि वो लड़कियां मुझे पहले ही मजीद कपड़े दे गई थी, इसलिए अगले दिन फिर मैं उस सुनहरी आंखों वाली लड़की का लिबास खोलकर बैठ गया और सबसे पहले उसी का लिबास सिलाई किया। मुझे अब दोबारा उससे मिलने का और उसे देखने का शौक हो रहा था, इसीलिए मैंने उसके कपड़े जल्दी से तैयार कर दिए। मुझे उनके घर के बारे में इल्म नहीं था, इसलिए मैं मजबूर था कि उनका इंतजार करूं और वो खुद आकर मुझसे वो कपड़े ले जाए। और तकरीबन 5 दिन के इंतजार के बाद वो दोबारा अपने कपड़े लेने के लिए आई। लेकिन मैं अपनी बेकरारी उनके ऊपर जाहिर किए बिना न रह सका और उस सुनहरी आंखों वाली लड़की की आंखों में देखते हुए मैंने उससे कहा कि आपने आने में बहुत देर लगा दी है, आपके कपड़े तो कब से तैयार थे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बस आया नहीं गया, हमें पता नहीं था कि आप इतनी जल्दी सिलाई कर देंगे। उसकी बात पर मैं चुप सा हो गया। ताहम उसने अपना लिबास देखा, उसे बहुत पसंद आया और अब की बार भी ज्यादा पैसे दे गई। लेकिन मैं ये सोचकर हैरान था कि आखिर हमेशा वो लड़कियां इकट्ठी क्यों आती हैं। हमेशा वो 5 होती और इकट्ठे ही मेरी दुकान पर आती। और एक दिन जब वो आई तो मैंने पूछ ही लिया। मेरी बात सुनकर वो सुनहरी बालों वाली लड़की हंस दी और कहने लगी, दरअसल ये चारों मेरी मुलाजमाएं हैं, मेरा काम करने के लिए हैं, इसलिए मैं जहां जाती हूँ इन्हें साथ रखती हूँ। ये चारों मेरे सारे काम करती हैं। उसने शहजादी जैसी आन बान से कहा तो मैं उसे देखता रह गया। उसकी उठी हुई मगरूर गर्दन उसे किसी अच्छे घराने से जाहिर करती थी। मैंने यूं ही उससे पूछ लिया कि आपने इतनी मुलाजमाएं कैसे रखी हुई हैं, जैसे आप किसी महल में रहती हैं। मेरी बात सुनकर वो हंस दी और कहने लगी, कुछ ऐसा ही है, तुम ऐसा ही समझोगे। उसने हंसते हुए कहा तो मैं चौंक गया और कहा, क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब है? तो वो कहने लगी, वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये कहकर उसने सामान उठाया और वहां से चली गई। लेकिन उसकी बात मुझे उलझा गई थी। आज भी उसके जाने के बाद वही मखसूस खुशबू वहां पर चकरा रही थी। लेकिन आज उसके जाने की कुछ देर बाद ही मेरा दिल बोझल सा हो गया था और अब मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं बैठक का दरवाजा बंद करके अंदर घर में आ गया। अम्मा ने जो यूं मुझे बेवक्त आते देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ, तुम आज जल्दी क्यों घर आ गए? तो मैंने अम्मा से यही कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर आराम करूंगा, आप छोटी सी कह के 1 कप चाय का बनवा दें। अम्मा को चाय का कहकर मैं अंदर अपने कमरे में आकर लेट गया। ताहम यहाँ पर आने के बाद भी बार बार मुझे उस लड़की का चेहरा दिखाई देता और उसकी कही हुई बात याद आती। तो फिर ना जाने किस वक्त मैं नींद में खो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं सोकर उठा तो मेरे सरहाने के करीब रखे मेज पर चाय का कप पड़ा हुआ था, जो अब ठंडा हो चुका था। बाकी सारा दिन मैंने काम नहीं किया, आज दिल ही नहीं चाह रहा था। अगले दिन मैंने सबसे पहले उन लड़कियों के कपड़े ही सिलाई किए थे और अब की बार भी जब मैंने उन्हें
हैंगर पर टांग कर सामने लटकाया तो वो सब एक से बढ़कर एक शानदार और बेहतरीन लिबास थे। मैं खुद भी उन्हें देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतने अच्छे सिलाई होंगे। दिल ही दिल में मैं उसका चमकता हुआ चेहरा देखकर खुश हो रहा था। मुझे अंदाजा था कि उसे अपने कपड़ों को देखकर बहुत खुशी होगी, और ऐसा ही हुआ। जब वो 3 दिन के बाद अपने कपड़े लेने के लिए आई तो कहने लगी, इतने अच्छे और इतने खूबसूरत लिबास मैंने आज तक नहीं देखे। तुमने बहुत अच्छे कपड़े सिलाई किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझसे कहा तो मैं भी खुश हो गया, और उसने जब सिलाई के पैसे अदा किए तो वो आज भी ज़्यादा थे, जबकि मैंने उसे ज़ायद पैसे वापस करना चाहे। लेकिन उसने उन्हें वापस देने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि ये तुम्हारी मेहनत का सिला है, इसलिए तुम इन्हें अपने पास रखो। मैंने खामोशी से वो पैसे अपने पास रख लिए। ताहम आज मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला था? वो कहने लगी कि मैं यहाँ करीब नहीं रहती, लेकिन जब भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। उसने एक अदा से कहा तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो लड़की मेरे हवासों पर छाए जा रही थी। न जाने वो कौन थी, कहाँ से आती थी। मुझे तो उसका नाम तक मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी ना जाने क्या बात थी कि मैं उसे सोचता ही चला जा रहा था और जैसे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। एक दिन जब वो आई तो उसके साथ बाकी लड़कियों में से सिर्फ एक ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा, आज बाकी लड़कियां नहीं आई? तो वो कहने लगी, वैसे ही आज मेरा दिल नहीं किया, इसलिए मैं उन्हें लेकर नहीं आई। मैंने सर हिला दिया और उसके तैयार किए हुए लिबास उसे दिखाए। वो खुशी खुशी उन्हें देखने लगी और अपने साथ मौजूद लड़की से कुछ कहने लगी। मैं उसका खुशी से चमकता हुआ चेहरा देख रहा था और फिर वो कहने लगी कि तुम अपने काम में बहुत माहिर हो, हमेशा तुम मेरी तवक्को और उम्मीद से बढ़कर कपड़े तैयार करते हो कि मैं हैरान रह जाती हूँ। उसने खुले दिल से मेरी तारीफ की तो मैं भी मुस्कुरा दिया। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। वो जब भी आती तो कुछ देर मेरे पास बैठ जाती और इधर उधर की बातें करती रहती। मैं भी उसके साथ बातें करता और उसकी मधुर आवाज में खोया रहता। वो लड़की मेरी जरूरत बनती जा रही थी, मेरी आदत बनती जा रही थी, और एक दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करके ही रहूंगा। मैं उसे ये जरूर बताऊंगा कि मैं उसे कितना चाहता हूं और उसके बिना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और फिर जब वो आई तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने खुलकर उसे बता दिया। मैंने नतीजे की परवाह नहीं की। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा और उसका कितना ज्यादा तबकाती फर्क है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ना जाने वो क्या समझेगी और दोबारा कभी मेरी दुकान पर आएगी भी या नहीं। बस मैं तो उसे अपनाना चाहता था, इसलिए उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और चुप करके मुझे देखने लगी। फिर उसने कुछ भी नहीं कहा और उसी खामोशी से वहां से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद उसे बुरा लग गया है। न जाने वो कहाँ से आती थी और किस घराने से उसका ताल्लुक था। मुझे तो उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था, लेकिन अब जबकि वो चली गई थी तो मेरे दिल को बेचैनी लग गई थी। उसकी खामोशी मुझे बुरी महसूस हो रही थी और मैं दिल ही दिल में अब पछता रहा था। मुझे रह रहकर पछतावा हो रहा था कि न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचे और क्या समझे। उसे बुरा लग गया होगा। उसने कुछ कहा क्यों नहीं? वो ऐसे खामोशी से क्यों चली गई? हजारों सवाल मुझे तंग कर रहे थे और मुख्तलिफ सोचें मेरे दिमाग में चकरा रही थी, और मैं इन सोचों से तंग आकर दुकान बंद करके अंदर कमरे में आकर लेट गया। अम्मी ने जूं ही मुझे आते देखा तो कमरे में चली आई और पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो चुपचाप अंदर आकर लेट गया है। अम्मी ने परेशानी से पूछा तो मैंने कहा, अम्मा सर में दर्द हो रहा है और काम करने को दिल नहीं कर रहा, इसीलिए सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं। अम्मा फिक्रमंदी से मेरे करीब ही बैठ गई और मेरा सर दबाने लगी। अम्मा के दबाने से मुझे काफी राहत मिली। ताहम मैंने कुछ देर के बाद अम्मा के हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें मना कर दिया कि अब आप जाएं, मैं कुछ देर सो जाऊंगा। अम्मा वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत देखकर वो बेचैन थी, लेकिन फिर भी खामोशी से वहां से चली गई। और अम्मा के जाने के बाद जैसे मेरा सुकून भी चला गया। मुझे दोबारा से उस लड़की की इस तरह से चले जाने का दुख हो रहा था और रह रहकर अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा था। मुझे तो अभी भी मालूम नहीं था कि वो दोबारा यहाँ आएगी भी या नहीं। इसी कैफियत में कुछ दिन गुजर गए। मैं रोज उस लड़की का इंतजार करता, लेकिन वो नहीं आती। मेरा काम भी मुतासिर हो रहा था। मैं इतनी दिलजमई से काम की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा था। यही वजह थी कि ग्राहकों की शिकायतें आना शुरू हो गई। मैं उनसे माजरत कर लेता और खराब किया हुआ काम दोबारा ठीक कर देता, लेकिन दिल ही दिल में
मैं उसका इंतज़ार करता और सारा दिन मेरा इंतज़ार में ही गुजर जाता और वो नहीं आती। मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुका था और मैं शदीद परेशान था। मुझे अब पछतावा हो रहा था। मुझे अब उससे माफ़ी मांगना थी। इस तरह तो मैं उसे खो नहीं सकता था। और फिर इतने लंबे इंतज़ार के बाद एक दिन वो अचानक चली आई। आज वो अकेली आई थी। उसे देखकर मैं जैसे खिल उठा और बेकरारी से उससे पूछने लगा, इतने दिन तुम कहाँ थी? क्यों नहीं आई? क्या मेरी बात बुरी लग गई थी जो तुमने मेरी दुकान पर आना छोड़ दिया? मैंने बहुत बेकरारी से उससे पूछा तो वो खामोश हो रही और फिर कहने लगी, नहीं, मुझे तुम्हारी बात बुरी नहीं लगी थी, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो, इसलिए मैं उस दिन खामोश हो गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं मेरी हकीकत जानकर तुम मुझसे पीछे न हट जाओ, क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें पसंद करती हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हारी दुकान पर आई थी। उस लड़की ने अपने मुंह से एतराफ़ किया तो मैं खुश हो गया, लेकिन उसकी बात ने मुझे चौंका दिया था। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहले से जानती थी? और ऐसी कौन सी हकीकत है जिसके खुलने से तुम डर रही हो? मैंने उस लड़की से पूछा तो वो कुछ सोच कर कहने लगी कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं एक जिनजादी हूँ। मेरा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है और मैं शाहिद जिन्नात की बेटी हूँ। इसलिए मेरे साथ हर वक्त मेरी वो मुलाजमाएं होती हैं जिन्हें देखकर तुम हंसते थे। मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम अपने उस्ताद के पास काम सीखने के लिए आए थे। एक दिन मैं भी वहां पर आई थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो अपना दिल तुम्हें दे दिया और उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूबी हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि पीछे हट जाऊं, लेकिन ना जाने तुम्हारी मोहब्बत में ऐसी क्या कशिश थी कि मैं पीछे न हट सकी। और आज ये दिन आन पहुंचा है कि तुम भी मेरी मोहब्बत में इसी तरह गिरफ्तार हो। उस लड़की के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर मैं दंग रह गया और हैरत के मारे उसकी तरफ देखता रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो सच बोल रही है या मजाक कर रही है। और यही बात मैंने उससे कह दी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? तुम एक जिनजादी कैसे हो सकती हो? मैंने उसे कहा तो वो कहने लगी, ये बात बिल्कुल सच है। मैं एक जिनजादी हूँ और जिन्नात की दुनिया से मेरा ताल्लुक है। तुम इस हकीकत को कबूल कर लो। इसी वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं डरती थी कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे, मेरी बात को मजाक समझोगे। लेकिन अब तुम्हें हकीकत बताना जरूरी हो गया था। उस जिनजादी के मुंह से ये बातें सुनकर मैं शदीद शौक में चला गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे क्या कहूँ। वो चंद लम्हे मेरे चेहरे की तरफ देखती रही और फिर वहां से चली गई। आज वो कपड़े नहीं लेकर आई थी। इसका मतलब था कि वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए घर से यहाँ पर आई थी। लेकिन जिस हकीकत का एतराफ उसने अपने मुंह से किया था उसके बारे में जानकर तो मैं शदीद शशदर रह गया था और अब यही सोच रहा था कि शायद वो मजाक न कर रही हो। उसके जाने के बाद उसकी खुशबू अब भी मेरी बैठक में चकरा रही थी और मैं उसे महसूस करके खुश हो रहा था। लेकिन उसकी हकीकत जानकर मेरा दिल डर गया था। मैं इसीलिए बैठक बंद करके वहीं पर बैठा रहा, क्योंकि अगर मैं घर पर जाता तो अम्मा लाजमी मुझसे दरियाफ्त करती और मैं उस वक्त उन्हें कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं था। उस जिनजादी की बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग चकरा रहा था। आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक जिनजादी मुझसे मोहब्बत करती है और मैं भी उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। ये सब कैसे हो गया? ये सोचे इतना थका देने वाली थी कि मुझे शाम तक बुखार हो गया। मैं जब घर के अंदर आया तो बुखार की हिद्दत से सुर्ख होता चेहरा देखकर अम्मा परेशान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? अम्मा ने ये कहते हुए जब मेरे माथे पर हाथ लगाया तो एकदम परेशानी से बोली, अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, ये कैसे हो गया? मेरी तबीयत खराबी अम्मा के लिए ऐसे ही हाथ पैर फुला देती थी, क्योंकि एक तो मैं अपनी अम्मा की पहली औलाद था और दूसरा उनका इकलौता बेटा था। इसलिए अम्मा मेरी तबीयत खराबी पर बौखला जाती थी। अम्मा ने उसी वक्त मेरी बहन को आवाज दी और उसे कहा कि जल्दी से चाय बना दो और साथ रस ला दो और अपने भाई को दो। मैं तब तक इसके लिए डिस्पेंसरी से दवा लेकर आती हूँ। अम्मा ये कहकर फौरन चादर लेकर बाहर निकल गई। मैं उन्हें मना करना चाहता था लेकिन उन्हें रोक नहीं पाया और चुपचाप कमरे में आकर लेट गया। कुछ देर बाद बहन चाय का कप और उसमें रस दे गई, जिसमें से बामुश्किल मैंने एक रस खाया और चाय पीकर दोबारा लेट गया। अम्मा थोड़ी देर के बाद आई और मुझे दवा खिलाकर अम्मा ने अपनी गोद में सर रख लिया और मैं चुपचाप अम्मा की गोद में लेट गया। अम्मा मेरे बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां सहलाने लगी और फिर मैं कब नींद की आगोश में उतर गया मुझे खबर नहीं हुई। न जाने कितने वक्त के बाद जब मैं सोकर उठा तो देखा अम्मा उसी तरह अपनी गोद में मेरा सर रखे हुए बैठी थी और हल्का सा ऊँग रही थी। मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई
मैं जल्दी से उठ बैठा और अम्मा को कहा कि अम्मा, आप अपने बिस्तर पर जाकर क्यों नहीं सोई? आप अभी तक यहीं पर बैठी हुई हैं। मैंने परेशानी से कहा तो अम्मा कहने लगी, मैं तुझे इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती थी? और फिर तू मेरी गोद में सर रखकर इतने आराम से सो रहा था, तो मैं कैसे उठ जाती? तेरी नींद खराब हो जानी थी। अम्मा ने मोहब्बत से मेरे बालों में हाथ फेरा तो मैं मजीद शर्मिंदा हो गया और अम्मा के गले लग गया था। अम्मा, परेशान मत हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। तू जाकर अपने बिस्तर पर सो जा। मैंने अम्मा से कहा तो अम्मा ने मेरा बुखार चेक किया और कहने लगी, हाँ, बुखार का तो अब फर्क है, लेकिन तू कुछ खा ले और दोबारा दवा खा ले। अम्मा ने कहा तो मैंने मना कर दिया। फिर कुछ देर बाद अम्मा कहने लगी कि मैं देख रही हूं बेटा, तू काफी दिनों से कुछ परेशान सा है, लेकिन मैंने तुझसे पूछा नहीं कि तू खुद मुझे बताएगा, क्योंकि तेरी आदत है कि तू कभी मुझसे कोई बात छुपाता नहीं। फिर अब ऐसी क्या बात हो गई जो तू मुझसे छुपाए हुए फिर रहा है? मुझे बता, क्या बात है तेरे दिल में? किस बात का बोझ है? अम्मा ने जब मुझसे पूछा तो मैं उनसे नजरें चुरा गया, लेकिन अम्मा ने मेरा चेहरा पढ़ लिया था और कहने लगी कि क्या किसी लड़की का चक्कर है? अम्मा ने जब ये कहा तो मैंने गहरा सांस भरा और अम्मा की तरफ देखकर कहने लगा, हाँ अम्मा, एक लड़की का चक्कर है, लेकिन उस लड़की के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर शायद तुम भी खौफजदा हो जाओ और तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा हैरत का बायस हो और तुम कभी उसे कबूल नहीं कर सकोगी। मैंने अम्मा से कहा तो वो हैरत से मुझे देखकर कहने लगी, आखिर ऐसी क्या बात है? तो मैंने झिझकते हुए उस लड़की के बारे में अम्मा को सब कुछ बता दिया। अम्मा उसकी हकीकत जानकर बेहद हैरान हुई और कहने लगी, मैंने तो आज तक कभी ऐसा न देखा न सुना। वो जिनजादी कैसे तुझ पर आशिक हो गई और फिर तू भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया? बेटा, मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है, कहीं वो तुझे अपने साथ इस दुनिया से उस दुनिया में ना ले जाए। मैं क्या करूंगी? तू तो मेरा इकलौता बेटा है। अम्मा तो जैसे शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई थी और वो बेरब्त बातें करते हुए रोने लगी। तहम मैंने अम्मा को अपने साथ लगाया और उन्हें तसल्ली देने की खातिर कहा, अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। बस मुझे ये मालूम नहीं था कि वो एक जिनजादी है। मैंने अपना दिफा करते हुए अम्मा से कहा और सोचने लगा कि आगे इस मामले का क्या अंजाम होगा। और यही बात अम्मा ने लफ्जों में कह दी और कहने लगी कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, वो भी तुझे चाहती है, फिर इसका अंजाम क्या होगा? तुम आदमजाद हो, वो जिनजादी है, ये कैसे मुमकिन होगा? अम्मा ने उलझे हुए अंदाज में कहा तो मैंने शाने उचकाकर अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। अम्मा भी खामोश हो गई और मुझे सोने की तलकीन करते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। या तो मैं पहले सो चुका था, ये वजह थी, या फिर उस जिनजादी की सोचें मुझे सोने नहीं दे रही थी। 3 दिन तक बुखार की हालत में गुजरने के बाद अब मैं काफी बेहतर था। ये 3 दिन मैंने दुकान भी नहीं खोली। अब कस्टमर मेरी जान को आए हुए थे। उन्हें तो अपना काम मुकम्मल चाहिए था, इसीलिए वो मेरी जान खा रहे थे। और अब आज मैंने मशीन साफ करके अपने काम का आगाज कर दिया और फिर कई घंटों तक मुझे सर उठाने की भी फुर्सत न मिली। मुसलसल कई घंटों की मेहनत ने मुझे काफी थका दिया था, इसलिए काम के लोड को देखते हुए मैं आज सोच रहा था कि अपने साथ एक कारीगर रख लूं। उसे हर सूट के हिसाब से कमीशन दे दिया करूंगा। इस तरह मेरा बोझ भी कम हो जाएगा और किसी का रोजगार भी लग जाएगा। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि बैठक के दरवाजे पर आहट हुई और एक मखसूस खुशबू महसूस हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरी आंखों में दुनिया जहां की मोहब्बत आबाद हो गई। मेरे सामने वही खड़ी थी, अपनी उसी आन बान शान के साथ, और आज उसके साथ एक ही मुलाजमा थी। उसे देखकर मैं उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। वो फिक्रमंदी से मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम 3 दिन दुकान पर नहीं आए, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक थी। मैंने हैरत से उसे देखा और कहा कि तुम रोज आती रही हो दुकान पर? तो वो कहने लगी, हाँ, मैं रोज आती थी, लेकिन कई घंटे यहाँ पर इंतजार करने के बाद वापस चली जाती थी। तुमने दुकान ही नहीं खोली। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। आखिर वो रोज क्यों आती थी? और फिर अगर यहाँ तक चली आती थी तो अंदर भी तो आ सकती थी। और यही बात मैंने उससे कह दी कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैंने दुकान नहीं खोली, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ गई थी तो घर के अंदर आ जाती। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि अभी मैं घर पे नहीं आ सकती, मेरी कुछ हुदूद हैं जिन्हें मैं पार नहीं कर सकती। मैं उसकी बात पर नासमझी से उसे देखा गया। ताहम मैंने उससे नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं आई। वो कुछ देर खड़ी रही और फिर अपनी मुलाजिमा को इशारा किया तो उसने एक पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया।
उसमें उसके लिबास थे। वो कहने लगी, इन्हें सिलाई कर दो। मैंने भी रस्मी सा उससे समझा और वो लिबास पकड़कर एक तरफ रख दिया। वो कुछ देर चुपचाप खड़ी रही और फिर वापस चली गई। उसके जाने के बाद फिर मेरा दिल उदास हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया। मुझे उसके साथ यूं नहीं करना चाहिए था। मैं पछताने लगा था। ताहम मैंने सोच लिया था कि अब जब वो दोबारा आएगी तो मैं उससे अपने रवैये की मुआज़रत कर लूंगा। यही सोचकर मैंने उससे अपने रवैये की मुआज़रत करने के लिए बाकी सारे कपड़े पीछे हटाए और उसके कपड़े सिलाई करने लगा। मेरा ख्याल था कि मैं जल्द सिलाई कर लूंगा और इसीलिए वो भी जल्द मेरे पास चली आएगी। न जाने ये कैसी मोहब्बत थी, ये कैसा जुनून था। लेकिन वो तो कपड़े देने के बाद जैसे भूल ही गई थी। कितने ही दिन वो दुकान पर आई ही नहीं। वो जो बंद दुकान के बाहर घंटों इंतजार करती रही, अब कितने दिनों से आई ही नहीं थी। अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान थी और मुझे समझाती रहती, लेकिन मैं खाली खाली निगाहों से उनकी तरफ देखता रहता। उन्हीं दिनों में मेरी हालत को देखते हुए अम्मा ने अब नया शोशा छोड़ दिया था। वो मेरी शादी करना चाहती थी और इसी सिलसिले में आजकल लड़कियां देखती फिर रही थी। मेरी बहनें इस मामले में बहुत खुश और पुरजोश थीं। मैंने अम्मा को मना कर दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप मेरे लिए लड़कियां मत देखें। लेकिन अम्मा कहने लगी कि ये तो हमारा अरमान है, तू मेरा इकलौता बेटा है और मैं तुझे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए तुझे मेरी बात मानना ही पड़ेगी और शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। मैं बेबसी से अम्मा को देख कर रह गया, ताहम कुछ नहीं बोला। अम्मा ने मेरी खामोशी को हाँ समझा और अम्मा ने चंद दिनों में ही एक बहुत अच्छी लड़की मेरी शादी के लिए ढूंढ ली और मेरी बात भी पक्की कर दी। मेरे हाथ में भी मंगनी की अंगूठी आ गई और जिस दिन मेरी मंगनी थी ठीक उससे अगले दिन वो जिनजादी दोबारा आई और अपने कपड़े लेने के लिए तकाजा करने लगी। मैंने उससे गिला किया कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आई, तुम्हारे कपड़े तो कब के सिलाई करके रखे हुए हैं। लेकिन आज उसका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था। मैं बगौर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। ताहम वो कहने लगी कि शायद अब आज के बाद मैं दोबारा ना सकूं। उसने कुछ झिझकते हुए कहा तो मैंने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया आखिर। इतने में उसकी नज़र मेरे हाथ में पड़ी, अंगूठी पर पड़ी, तो उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं कुछ शर्मिंदा सा हो गया और नज़रें चुराकर उसे कहने लगा, अम्मा ने ज़बरदस्ती रिश्ता पक्का कर दिया है, एक लड़की मेरा नसीब बनने जा रही है। मैंने उसे फौरन ही बता दिया। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और कहने लगी, शायद यही हमारे हक में बेहतर था, क्योंकि मेरे अब्बा ने भी मेरा रिश्ता एक और शहजादे के साथ तय कर दिया है और आने वाले महीने में मेरी शादी है। मैं इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रही थी। अब्बा ने मुझे आने से सख्ती से मना कर दिया था क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जान गए थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे मिलूं। उन्होंने मेरे आगे शर्त रखी थी कि अगर मैं तुमसे मिलने के लिए आई तो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और दूसरी शर्त ये थी कि मैं उनका बताया हुआ रिश्ता कबूल कर लूं। इसीलिए मैंने उनके बताए हुए रिश्ते पर हामी भर दी और अब अगले महीने मेरी शादी है। उस जिनजादी ने अफसुर्दगी से कहा तो मैं हैरान रह गया। आखिर ये कैसा किस्मत का खेल था। इधर मेरी बात पक्की हुई और उधर उसका रिश्ता तय हो गया। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, अपने कपड़े लिए और जाने लगी। लेकिन मैंने उसे आवाज दे ली और कहा, इतने अरसे से हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हैं और एक दूसरे को चाहते हैं, और इस चाहत में हम इतना आगे निकल आए हैं कि तुम मेरी जान की परवाह करते हुए किसी और का नसीब बनने जा रही हो, जहां पर तुम्हारी मर्जी भी नहीं। लेकिन आज तक तुमने मुझे एक बात नहीं बताई। मैंने आदतन बात अधूरी छोड़ दी तो वो पलट कर कहने लगी, कौन सी बात। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम। तुमने आज तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, मैं किस नाम से तुम्हें याद करूंगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने आज तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। उसने मासूमियत से कहा तो मैं उसे देखता रह गया और फिर कहने लगी, मेरा नाम सारा है। उसने आहिस्ता से कहा और फिर खामोशी से चली गई। उसके जाने के बाद उसकी खुशबू इसी बैठक में चकराती रही और मैं गहरे सांस भरता उस खुशबू को अपने अंदर उतारता रहा। मुझे मालूम नहीं था कि मैं दोबारा उसे कभी देखूंगा या नहीं, लेकिन ये एहसास जरूर था कि मैं अपने दिल से कभी उसे निकाल नहीं सकूंगा। अम्मा ने जल्द ही मेरी शादी तय कर दी और अब घर में शादी के हंगामे जाग उठे थे। मेरी बहनें सारा दिन नाचती गाती रहती और मोहल्ले की लड़कियों को अपने साथ मिलाकर ढोलक बजाती रहती। घर में एक हंगामा लगा रहता। कभी कभी मुझे सारा का ख्याल आता तो दिल खुश हो जाता। ताहम मैं अब अपना दिल अपनी शादी के हंगामे में लगाने की कोशिश कर रहा था और अम्मा और बहनों की कोशिशों से इसमें काफी हद तक कामयाब हो गया था। अम्मा ने मेरी शादी खूब धूमधाम से की और फिर राबिया मेरी बीवी बनकर मेरे घर चली आई
और मैं आहिस्ता आहिस्ता अब उसका आदी होता जा रहा था। मैं जानता था सारा की भी शादी हो गई होगी, वो भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई होगी। अगर सारा की शादी ना हुई होती तो शायद मेरा हाल भी मुख्तलिफ होता। हम दोनों इतनी जल्दी और आसानी से एक दूसरे से दस्तबरदार ना होते। उसके बाद वो कभी भी नहीं आई थी। मैंने अब अपनी बैठक को खाली कर दिया था और घर के करीब ही एक दुकान किराए पर ले ली थी। वहाँ पर मेरा काम अच्छा चल निकला था और मेरे काम में खूब बरकत हो रही थी। मैंने अब पहले से ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी। और फिर एक दिन जब मैं दुकान पे अपने काम में ही मसरूफ़ था, मुझे एक बड़ा सा पार्सल मौसूल हुआ। मैं ये पार्सल देखकर हैरान रह गया और उसी हैरत से मैंने उसे खोला तो देखा तो उस पार्सल में कुछ कपड़े थे और उनका नाम लिखा हुआ था। उन कपड़ों को हाथ लगाते ही मुझे पता चल गया था कि वो किसके कपड़े हैं और मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। इस पार्सल से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो भी आज तक मुझे नहीं भूली थी। अब वो मुझसे इसी तरह राब्ता रखना चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने भी जल्दी उसका काम मुकम्मल कर दिया और फिर एक दिन उसका मुलाजिम आकर वो पार्सल ले गया। अब ऐसा ही होने लगा। सारा मुझे इसी तरह पार्सल भेज देती और फिर किसी मुलाजिम के हाथ वापस मंगवा लेती। इस तरह हम एक दूसरे की खैरियत का पता चल जाता था। ये आंख बचोली का खेल मुझे बहुत पसंद था और मैं उसमें खुश था। सारा का इस तरह मुझे याद रखना मेरे लिए बहुत अहम था और उसकी मोहब्बत ही मेरे लिए कुल सरमाया थी। लेकिन हमारे हक में यही बेहतर था कि हम अलग अलग दुनिया के मुसाफिर अपनी ज़िंदगी अलग अलग जीते। वक्त ने साबित कर दिया था कि हम दोनों का फैसला बिल्कुल दुरुस्त रहा था। मैं राबिया के साथ खुश था और अब तो मैं जल्द ही एक बच्चे का बाप बनने वाला था और फिर मेरे घर एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्ची ने जन्म लिया। घर में सब बहुत खुश थे। मेरी खुशी भी बेइंतहा थी। और फिर जब नाम रखने का मरहला आया तो अम्मा ने ये हक मुझे दे दिया और कहने लगी कि बेटा तुम खुद अपनी बच्ची का नाम रखो। जैसे ही अम्मा ने मुझसे नाम के बारे में पूछा तो बेसाख्ता मेरे लबों से एक ही नाम निकला और वो नाम सिर्फ एक ही था, सारा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।